Good morning, students. This is Manoj Modi from ग्वालियर. वेलकम यू वंस अगेन इन माय इंग्लिश अकेडमी चैनल. आज के इस वीडियो में हम 2022 में आए हुए 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर में जो ग्रामर पूछी गई थी उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये दिया हुआ है, वी टू सर्व अवर नेशन. और हमसे ये कहा गया कि इसमें शुड आएगा या मे आएगा या माइट आएगा. वी टू सर्व अवर नेशन. अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसमें जो बात की गई है वो बात क्या की गई है, एक कर्तव्य की गई है. सर्व मतलब होता है सेवा करना, नेशन मतलब होता है राष्ट्र. तो हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए. और आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, शुड, मे और ऑट. शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मे का मतलब होता है सकता है और ऑट का मतलब होता है चाहिए. और ऑट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है. तो टू क्वेश्चन में पहले से ही लगा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी आपको टू दिया हुआ है. तो इस सेंटेंस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑट. उसका रीजन ये है कि इस वाले वर्ड के साथ हमेशा ये वाला वर्ड आता है. ये कंप्लीट एक वर्ड है. अब इसमें शुड क्यों नहीं आएगा, उसका भी एक कारण समझ लीजिए कि शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. चूंकि हम देखेंगे अगर हमने यहाँ पर अगर शुड भर दिया तो शुड के बाद टू आएगा जो कि वर्ब नहीं है. वर्ब जो है सर्व है यहाँ पर, और सर्व का मतलब होता है सेवा करना. चूंकि इस शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ ब्लैंक के बाद टू दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये शुड जो आंसर है वो नहीं आएगा. इसी तरीके से मे के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हमें टू दिया हुआ है, इसलिए इसमें ये भी आंसर नहीं आएगा. तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा आंसर है, 8. और इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए. राइट. तो ये था पहला क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. इसमें स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है और फिर उसके बाद लिखा हुआ है आई कम इन द क्लास सर. और आपसे ये कहा गया कि इसमें कैन आएगा या मे आएगा या नीड आएगा. तो आप देखेंगे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है. और इसमें परमिशन मांगी गई है कि मैं क्लास में आ सकता हूँ क्या. और परमिशन के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड का यूज़ किया जाता है, या तो कैन या फिर मे. परमिशन के लिए या तो हम कैन का यूज़ करते हैं या फिर मे का यूज़ करते हैं. दोनों में डिफरेंस ये है, जब परमिशन अगर अपन किसी ऐसे व्यक्ति से ले रहे हों जो हमसे सीनियर है और हमसे बड़ा है, यानी कि एल्डर है, तब ऐसी कंडीशन में मे का यूज़ किया जाता है. लेकिन अपने बराबर के किसी व्यक्ति से यदि हम परमिशन ले रहे हैं, किसी फ्रेंड से ले रहे हैं, तो कैन का यूज़ किया जाएगा. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मे का यूज़ फॉर्मल कंडीशन में होता है और कैन का यूज़ इनफॉर्मल कंडीशन में होता है. तो जब भी आप परमिशन अपने किसी सीनियर से या किसी बड़े से लेंगे तो उस कंडीशन में आपको मे का यूज़ करना होगा, अदरवाइज आप कैन का यूज़ करेंगे. क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ सर लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम किसी व्यक्ति को यहाँ सर बोल रहे हैं, यानी कि ये व्यक्ति हमारे लिए क्या है, या तो हमारा सीनियर है या फिर वो कौन है, हमसे बड़ा है. तब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मे. राइट. इन केस अगर यहाँ पर राधा लिखा होता, दैट मीन्स अगर यहाँ पर राधा लिखा होता, दैट मीन्स अपन यहाँ किसी का नाम ले रहे हैं यानी कि बराबर का है, तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कैन आता. लेकिन चूंकि यहाँ पर राधा नहीं लिखा, यहाँ पर सर लिखा है, यानी कि परमिशन किसी ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं जो हमसे सीनियर है, हमसे बड़ा है, तब इस कंडीशन में यहाँ पर मे का यूज़ किया जाएगा. तो मे आई कम इन द क्लास. ये था सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, दे फुटबॉल इन द इवनिंग. और आपसे पूछा गया है कि इसमें प्लेज आएगा या प्ले आएगा या प्लेइंग आएगा. हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है. और बहुवचन सब्जेक्ट होने पर क्रिया में यानी कि वर्ब में एस नहीं लगता, तो हमारे ये आंसर कट गया. अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है, प्ले और प्लेइंग. इनमें से कोई एक हमारा आंसर है. जैसा कि आप देखेंगे कि प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग में प्ले पर ING लगा हुआ है. दैट मीन्स इस वर्ब में ING लगा हुआ है, तो ING लगा हुआ है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए. क्योंकि जब
कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी होती है। क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्लेइंग का यूज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस सेंटेंस में किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्ले का। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्ले। तो दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, यानी कि वो शाम को फुटबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव बीन हियर मंडे, और इस सेंटेंस में ये पूछा गया है कि फॉर आएगा या सिंस आएगा। ये दो प्रीपोजिशन है, इन दोनों का यूज़ समय के लिए होता है, टाइम के लिए होता है। अगर आपका समय निश्चित है, फिक्स है, तो उस कंडीशन में सिंस का यूज़ किया जाता है। और यदि समय अनिश्चित है, मतलब हमको ये नहीं पता कि काम हमने कब से स्टार्ट किया है, तब फॉर आता है। चूँकि मंडे एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। तो आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम नॉट एफ्रेड डेथ। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ऑन आएगा या ऑफ आएगा या ओ डबल एफ ऑफ आएगा। ये तीनों के तीनों वर्ड प्रीपोजिशन है, और एफ्रेड का मतलब होता है डरना, और इस एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ओ एफ ऑफ, यानी कि ये फिक्स प्रीपोजिशन है। कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, जैसे लिसन के बाद टू आता है, से के बाद टू आता है, उसी तरीके से एफ्रेड के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मैं मरने से नहीं डरता। क्वेश्चन नंबर 6, लुक यू लीव। आपसे ये पूछा गया है कि इसमें बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा या विद आएगा। ये तीनों के तीनों वर्ड भी यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। साथ साथ कभी कभी बिफोर और आफ्टर कंजक्शन का काम भी करते हैं। इस सेंटेंस में ये पूछा गया है कि बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। चूँकि इस सेंटेंस में ये दोनों वर्ड कंजक्शन का काम कर रहे हैं, तो इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया जाएगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। तो लुक का मतलब होता है देखिए, यू लीव मतलब होता है कोई चीज़ करने से पहले, बोने से पहले। तो कोई काम करने से पहले क्या करना है, सोचना है, यानी कि देखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिफोर। तो लुक बिफोर यू लीव का मतलब होता है करने से पहले सोचिए या सोचो। आफ्टर का यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक कहावत है कि कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो पहले उसको सोचिए। तो लुक बिफोर यू लीव। क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज़ 1 रुपी नोट। इस सेंटेंस में कहा गया है कौन सा आर्टिकल आएगा। तो हम देखेंगे कि 1 के पहले यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है और इसका साउंड जो है वा से आ रहा है, वा से साउंड आ रहा है। दैट मीन्स इस कंडीशन में यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा। क्योंकि अगर साउंड आ से लेके अंगा तक के बीच में रहता है तो आप एन लगाते हैं, लेकिन का से लेके ज्ञा तक के बीच में रहता है तो फिर आपको ए लगाना होता है। चूँकि 1 का साउंड का से लेके ज्ञा तक के बीच में, इसलिए यहाँ ए आएगा। अब यहाँ दा क्यों नहीं आएगा, दा का यूज़ उस कंडीशन में किया जाता है जब कोई नाउन डेफिनेट हो। चूँकि यहाँ 1 रुपी नोट, 1 रुपये का जो नोट है वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आर्टिकल ए व एन में से किसी एक को साउंड के आधार पर लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद पेपर में डू-एज डायरेक्टेड भी पूछे गए थे, जो कि इस तरह से थे। डायरेक्टेड यानी कि जैसा कहा गया है वैसा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दे डिड देयर वर्क। दे डिड देयर वर्क, और इस सेंटेंस को निगेटिव करना है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस को अगर आपको निगेटिव करना होता है तो आपको चाहिए होता है क्या, नॉट, और नॉट के साथ चाहिए होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस को जब हम निगेटिव करेंगे तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, और नॉट लगाते ही हमें चाहिए होगी हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हमें ये जज करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा ये टेंस कौन सा है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर वर्ब की सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगी है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगी है या वर्ब में एस और ई एस लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब डज या डू आएगी, राइट। ऐसा होने पर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और ऐसा होने पर टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो चूंकि इस सेंटेंस में डिड लगा हुआ है, डिड यानी कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है। यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यानी कि टेंस कौन सा हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डिड। तो हमने यहाँ डिड लगा दिया, मतलब निगेटिव करने के लिए हमारे पास नॉट भी आ गया और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आ गई।
और इससे पहले रहता है आपका सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, राइट। तो दे डिड नॉट, और जैसे ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज या डू या डिड आप लगाएंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। तो डिड की जो है ना यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू, और उसके बाद जितना सेंटेंस रह गया था आपने वैसा की वैसा लिख दिया। तो यानी कि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और यस दिया हुआ है वर्ब में तो डज या डू लगाना होगा आपको, तब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का था इसलिए हमने यहाँ डिड नॉट लगाया और डिड की फर्स्ट फॉर्म फिर हमने डू लगा दी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, माई मदर इज कुकिंग फूड, इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव करना है। तो जब भी किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो हमें इसको आई कर देना है, इज माई मदर, और कुकिंग फूड लिखना है। और चूंकि सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव करने जा रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, इस तरह से सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रीति सेड ईशिता इज वर्किंग, इस सेंटेंस को हमें नरेशन में बदलना है। नरेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो उसे इनडायरेक्ट में बदल दिए, और यदि वो इनडायरेक्ट है तो उसे डायरेक्ट में बदल दिए। चूंकि इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यानी कि ये सेंटेंस डायरेक्ट है और इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ प्रीति, राइट, और फिर हम सैड की जगह यहाँ पे सैड ही रखेंगे। और जब भी दो सेंटेंस, इसे बोलते हैं पहले वाले सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो जब इन दोनों सेंटेंस को हम नरेशन में बदलने जाते हैं, इनडायरेक्ट में बदलने जाते हैं, तो ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और बीच में यहाँ पे क्या लग जाता है, दैट। दैट लगाने के बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर इशिता, जो कि नाम लिखा हुआ है, नाम चेंज नहीं किया जाता, यानी कि ये थर्ड पर्सन खिलाता है, इशिता की जगह इशिता आएगा। और फिर हम देखेंगे पहला टेंस पास्ट था इसलिए ये भी कैसे हो जाएगा, पास्ट में, तो यहाँ पे इच की जगह क्या आ जाएगा, वॉच, और ये वर्किंग हो जाएगा। इस तरह से इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से बदले जाते हैं सेंटेंस, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर नरेशन के वीडियो देख सकते हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में मैंने डिवाइड किया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं फोर्थ की, शी वॉज ड्रॉइंग ए पिक्चर, और हमें इस सेंटेंस को क्या में बदलना है, चेंज इनटू वॉइस। चेंज इनटू वॉइस का मतलब होता है कि सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो आप उसे पैसिव में बदल दिए, और अगर वो पैसिव में है तो उसे आप एक्टिव में बदल दिए। तो चूंकि ये सेंटेंस एक्टिव है, ये हमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये एक्टिव है, क्योंकि इस सेंटेंस में हम देखेंगे टेंस के रूल फॉलो हो रहे हैं, साथ साथ इस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जैसे हम जब जैसे ही पैसिव में बदलेंगे तो पहले हमारे पास आ गया क्या, ऑब्जेक्ट, जो कि है ए पिक्चर। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में रहता है, तो वर्ब ये, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वाज या वर्ब में से कोई एक लगाना होता है। चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वाज लगा दिया, फिर उसके बाद हमें यहाँ बीइंग लगाना होता है रूल के अकॉर्डिंग। फिर ड्रॉ की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पे क्या, ड्रॉन, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। फिर बाय लगाएंगे और इस शी को पीछे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हर। तो इस तरह से हम इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आगे के क्वेश्चन अपन और देखते हैं। सेंटेंस है, इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, और हमें सेंटेंस में अनलेस लगाना है इन प्लेस ऑफ इफ। जहाँ इफ लगा है वहाँ हमें अनलेस लगाना है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो अनलेस जो होता है वो काय के बराबर होता है, इफ़ नॉट के। तो जब सेंटेंस में इफ़ और नॉट लगा होगा तब अनलेस आएगा। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे इफ़ तो लगा है लेकिन नॉट नहीं लगा। इस सेंटेंस में अनलेस तो लगा है लेकिन नॉट नहीं लगा। तो हम क्या करेंगे इस सेंटेंस में, जैसे कि इसमें दो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। तो हमें अनलेस लगाने के लिए इफ़ और नॉट चाहिए। तो चूंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमने क्या किया, इस पहले वाले सेंटेंस में नॉट मान लिया। जब पहले वाले सेंटेंस में नॉट माना है तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी हमें क्या मानना पड़ेगा, नॉट मानना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि ये इफ़ और नॉट तो बन जाएगा अनलेस। तो ये ऐसा दिखेगा, अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी, राइट, कॉमा लगा दिया।
और ये जो नॉट है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जाके सेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से दिखेगा, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, राइट। तो इस तरह से हम इफ वाले सेंटेंस को अनलेस लगाकर चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। इसमें हमें सो दैट लगाना है। तो जहाँ सेंटेंस में वेरी लगा होता है वहाँ हम सो लगा देते हैं। तो द बॉक्स इज़ सो हैवी, और इन दोनों सेंटेंस को आपस में दैट से कनेक्ट कर देते हैं, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, राइट। तो इस तरह से कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस अगर दिए हों उनमें सो दैट लगाना हो तो करना क्या है, दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाना है, और पहले वाले सेंटेंस में अगर वेरी दिया है तो वेरी को उठाकर सो लगाना है। अगर वेरी नहीं दिया होता तो हम इस हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा देते और दूसरे सेंटेंस को दैट लगा के जोड़ देते, तो ये सेंटेंस सो दैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब है नया नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस 2023 के पेपर में भी आया था, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो अगर आप प्रीवियस पेपर लगा लेते हैं 10th क्लास के, तो कुछ ना कुछ पार्ट, लगभग 30 से लेकर 40% पार्ट उसमें से रिपीट जरूर होगा। तो उनको आप केयरफुली लगाइए और समझ समझ के लगाइए। क्वेश्चन है स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, और इस सेंटेंस में हमें इट लगाना है। इस सेंटेंस को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, लेकिन इट का यूज़ करना है। तो पहले हम लिखेंगे इट, और इट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये लिखी हुई है इट इज़, और पूरा की पूरा सेंटेंस लिखेंगे, इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज। इतना करने के बाद इस आगे वाले पार्ट को पीछे ले जाएंगे, और पीछे वाले पार्ट को पीछे से जैसे ले जाएंगे तो इसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्विमिंग में से ING उठा देंगे, और जैसे ही ING उठेगा तो ये स्विम हो जाएगा, और इसके इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस को हम टू से, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इट से शुरू कर सकते हैं। ये था 2022 में 10th क्लास में जो ग्रामर पूछी गई थी उसके क्वेश्चंस। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पिछले और पेपर देखने के लिए कि 2017 में या 2014 में या 2015 में किस तरह के इंग्लिश के पेपर में ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके लिए आप और भी मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसे आप देखिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।